नमस्कार। इतिहास चर्चा के 44वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, इससे पहले कि आज की मैं इस बातचीत अपनी शुरू करूं, एक शुभ सूचना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है कि ये 44वां एपिसोड जरूर है इतिहास चर्चा का, लेकिन इतिहास चर्चा चैनल पर यह 100वां वीडियो है। तो एक तरह से हमने वीडियो बनाने का शतक इस एपिसोड के साथ लगा लिया है, और ये सब संभव हुआ आप सबकी समर्थन के कारण, क्योंकि जैसे आपके कमेंट्स जो आते हैं और जिस तरह से आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उससे मुझे बल मिलता है कि मैं ये पढ़ाने का सिलसिला जारी रखूं। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध के पहले या 20वीं शताब्दी के पहले दुनिया में हुए सबसे भयानक युद्ध की बात हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 30 वर्षीय युद्ध। नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा युद्ध जो 30 वर्षों तक चलता रहा, और इसमें आज के जर्मनी की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी, और संख्या में बात करें तो करीब 80 लाख लोगों की मौत युद्ध में और युद्ध के बाद फैली महामारी लूटपाट के दौरान हुई। तो यह एक ऐसा युद्ध था जो शुरू हुआ था धार्मिक प्रश्न को लेकर। जैसा कि हम पीछे के एपिसोड्स में आपसे चर्चा कर चुके हैं कि पुनर्जागरण और पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार, धर्म सुधार के बाद प्रतिधर्म सुधार। तो 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार के चलते एक तरफ तो चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च की एक छत्र राज में सेंध लग गई और कुछ नए प्रोटेस्टेंट प्लेयर्स आ गए, एक बड़ी जनसंख्या प्रोटेस्टेंट हो गई। लेकिन प्रतिधर्म सुधार के चलते जनसंख्या का यह जो नुकसान हुआ था वो अमेरिका और एशिया में बने नए उपनिवेशों में लोगों को क्रिश्चियन बना के पूरा कर लिया गया था, और कैथोलिक चर्च एक बार फिर से अपनी पुरानी ताकत को हासिल करने के लिए कटिबद्ध था, और लायोला जैसे लोग उनकी मदद कर रहे थे, और जेसूट लोगों का पूरा संगठन, पोप को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। तो ऐसी परिस्थितियों में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हम आते हैं, जब ये सब कुछ होने से दोनों पक्ष एक बार फिर से अपने अपने को ताकतवर महसूस करे, बल्कि प्रोटेस्टेंट पक्ष कुछ कम ताकतवर अपने को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको बांधने वाली कोई शक्ति नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में 1608 में सबसे पहले प्रोटेस्टेंट शासकों ने अपना एक प्रोटेस्टेंट संघ बनाया, जिसकी बागडोर सौंपी उन्होंने पैलेटिनेट के उत्साही शासक फेडरिक को। और इस प्रोटेस्टेंट संघ के बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे राज्य प्रोटेस्टेंट हो चुके थे, राजा को अपना धर्म, अपनी प्रजा का धर्म चुनने की बात कही गई थी ऑक्सफोर्ड की संधि में। तो उसके चलते बहुत सारे राज्य प्रोटेस्टेंट हो गए थे। ये प्रोटेस्टेंट राज्य छोटे छोटे थे और वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। प्रोटेस्टेंट संघ ने यह कहा बना अपने स्थापना पर कि किसी भी प्रोटेस्टेंट राज्य पर हुआ हमला सभी प्रोटेस्टेंट राज्यों पर हुआ हमला माना जाएगा, और सभी प्रोटेस्टेंट राज्य मिलके इस हमले का जवाब देंगे। जैसे ही 1608 में प्रोटेस्टेंट संघ बना, उसकी प्रतिक्रिया यूरोप में शुरू हो गई, और एक साल बाद ही 1609 में बवेरिया के शासक मैक्सिमिलियन के नेतृत्व में होली लीग नामक कैथोलिक राज्यों के संघ की स्थापना हो गई, और होली लीग को पोप का भी आशीर्वाद प्राप्त था। तो दोनों तरफ गुटबाजी बढ़ने लगी, धड़े बन गए, और इन धड़ों में आपसी तनाव अंदर अंदर बढ़ने लगा। कोई किसी से अपने को कम नहीं महसूस कर रहा था। हालांकि प्रोटेस्टेंट लोगों पे वहाँ तो पोप और रोमन सम्राट थे जो कैथोलिक पक्ष को बांधने वालों की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट संघ में इस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं था। सभी सुधारकों की लगभग
मृत्यु हो चुकी थी। अब ठीक अगर आप देखें संख्या कैसे आप सन को याद रखेंगे कि 1517 में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की विटेनबर्ग में क्षमा पत्रों के मामले को लेके, और उसके ठीक 100 साल बाद 1617 आएगा और 101 साल बाद 1618 में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट ऐसे हुआ कि पैलेटिनेट या बोहेमिया, जो बोहेमिया आज का समझिए कि जर्मनी का बहुत सारा इलाका और आज का चेकोस्लोवाकिया, तो बोहेमिया की राजधानी प्राग उस जमाने में थी और आजकल वही प्राग चेकोस्लोवाकिया की राजधानी। तो प्राग में बोहेमिया में शासक प्रोटेस्टेंट हो चुका था, लेकिन बोहेमिया का राज्य पवित्र रोमन सम्राट के अंदर आता था। बोहेमिया में स्थानीय स्तर पर एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था जो कैथोलिक लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा था, कैथोलिक चर्च में मूर्तियों को खंडित कर रहा था और चर्च की संपत्ति पर कब्जा कर रहा था। रोमन सम्राट ने अपने 2 प्रतिनिधियों को प्राग के राजमहल में भेजा कि वो विद्रोहियों से बातचीत करके समस्या का कोई संतुलित हल निकालेंगे। प्राग के राजमहल की पहली मंजिल के एक कक्ष में, एक बड़े से हॉल में ये मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी दोनों पक्षों के बीच में। वहाँ का राजा, प्रोटेस्टेंट पक्ष के लोग और सम्राट के प्रतिनिधि। बातचीत में कुछ आर्गुमेंट इतने बढ़ गए और आपस में इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि प्रोटेस्टेंट पक्ष के लोगों ने सम्राट के भेजे दोनों दूतों को उठाया और खिड़की से नीचे फेंक दिया। पहली मंजिल से गिरे तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन इसको पवित्र रोमन सम्राट ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। वैसे भी आप देखें तो दूत जो होता है वो अवध्य होता है। अगर हम डिप्लोमेसी की भाषा में बात करें तो दूत हमेशा अवध्य होता है। आप रामायण से लेके अंगद दूत बन के गए थे, हनुमान गए, अंगद गए, और इस तरह से हमेशा ही एक इम्यूनिटी दूतों को प्राप्त रहती है। तो सम्राट के दूत सम्राट के प्रतिनिधि थे और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार ने सम्राट को के स्वाभिमान को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया और उसने तय किया कि अब इन्हें सबक सिखाया जाएगा। और इस तरह से 1618 में युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती दौर में ये युद्ध पैलेटिनेट या बोहेमिया के इर्द गिर्द रहा और इसका नेतृत्व पैलेटिनेट और बोहेमिया के हाथों में रहा। तो 1618 से लेके 1624 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं पैलेटिनेट या बोहेमिया का काल। पूरे युद्ध को, 30 वर्ष के युद्ध को 4 खंडों में विभाजित किया गया और इन खंडों के नाम उन प्रोटेस्टेंट राज्यों के नाम पर दिए गए हैं जिसने उस समय उस प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व किया। तो धार्मिक प्रश्न पर शुरू हुआ, 1618 में शुरू हुआ ये युद्ध, लगातार धार्मिक से राजनीतिक की तरफ बढ़ता रहा और युद्ध के अंत में जाके हम बात करेंगे तो ये युद्ध पूरी तरह से धार्मिक ना होकर पूरी तरह से राजनीतिक हो गया था। तो 4 खंडों में जो विभाजित करते हैं तो उसमें पहला खंड हुआ पैलेटिनेट या बोहेमिया का काल, जो 1618 से 1624 तक चला। 1624 में पैलेटिनेट का शासक हार दिया, कैथोलिक लोगों ने उसको हरा दिया, वो अपने राज्य को छोड़ के उसको जाना पड़ा और वो पूरे यूरोप में भटकता रहा आश्रय के। तो इसी समय की जब लग रहा था कि अब कैथोलिक लोग पूरी तरह से जीत गए, तब तक डेनमार्क के शासक ने आकर युद्ध का नेतृत्व संभाल लिया। डेनमार्क भी एक प्रोटेस्टेंट राज्य था और उसको पता था कि बोहेमिया से ये जो जीती हुई कैथोलिक सेनाएं हैं वो हमारे दरवाजे आएंगी। तो इससे पहले ये लोग आक्रमण करें, डेनिश शासकों ने प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व मांगा और यहीं से शुरू हुआ युद्ध का दूसरा चरण, जिसे हम डेनिश काल कहते हैं डेनमार्क के नाम पर, और ये चला 1625 से 1629 तक। 1629 आते आते तक कैथोलिक पक्ष ने डेनिश
लोगों को भी पराजित कर दिया और एक बार लगने लगा कि अब युद्ध का अंत हो गया और कैथोलिक पक्ष जीत गया। लेकिन ऐसे ही समय में एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन ने इस युद्ध, जो कि प्रोटेस्टेंट राज्य था, उसने बढ़कर इस युद्ध का नेतृत्व संभाला और वहाँ के युवा शासक गस्टवस एडोल्फस ने, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और अपने समय में यूरोप का सर्वाधिक कहने पढ़ा लिखा और सांस्कृतिक रूप से समुन्नत व्यक्ति था, उसने इस युद्ध का नेतृत्व संभाला। गस्टवस एडोल्फस पे फिर हम किसी एपिसोड में बात करेंगे। और उसने एक नई जान डाल दी युद्ध में और उसने अपना इतना तेजी से कैथोलिक सेनाओं पे वो कहर बरपाया कि एक बार ऐसा लगने लगा कि पूरे युद्ध की शक्ल ही बदल जाएगी। लेकिन गस्टस एडोल्फस युद्ध में ही लड़ता हुआ मारा जाएगा और 1629 से 1635 तक का ये समय जो है उसको हम युद्ध में स्वीडिश काल कहते हैं, जब स्वीडन के हाथ में युद्ध का नेतृत्व था। 1635 में गस्टस एडोल्फस की मृत्यु हो जाएगी। उसकी बेटी क्रिस्टीना अपने, जो मुश्किल से 17 साल की है, वो अपने समर्थकों के साथ इस युद्ध को जारी रखने की कोशिश करेगी, लेकिन पितृसत्तात्मक या कह लें समाज जो है वो एक लड़की के नेतृत्व को कैसे स्वीकारता, तो लगने लगा था कि अब मामला खत्म। और तभी युद्ध ने पूरी तरह से राजनीतिक बन जाता है जब फ्रांस, जो कि एक कैथोलिक देश है और जिसका प्रधानमंत्री रिशलियू स्वयं कैथोलिक चर्च का कार्डिनल माने पोप के बाद राष्ट्रीय स्तर पे जो पर्सनालिटी, जो पद होता है चर्च का, वो उसे कार्डिनल कहते हैं। तो वो न सिर्फ फ्रांस का प्रधानमंत्री है बल्कि वो कैथोलिक चर्च का कार्डिनल है और उसने तय किया कि अब वो लोग प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व करेंगे। तो इस तरह से अगर एक कैथोलिक देश जिसका प्रधानमंत्री स्वयं चर्च का दूसरे लेवल का पदाधिकारी है, वह यह तय करे कि हम प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे, तो अब तो युद्ध पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि रिशलियू ने अपने स्वामी को यह वचन दिया था कि मैं आपको फ्रांस में और फ्रांस को यूरोप में सर्वोच्च बनाने की कोशिश करूंगा। और इसलिए उसने अपने शासक से किए गए वचन को निभाने के लिए उसने ये काम किया कि उसे मालूम था कि इस युद्ध के बहाने वो जब प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व संभालेगा फ्रांस, और प्रोटेस्टेंट जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, सबको मालूम है कि वो हार जाएंगे, अगर उनका नेतृत्व फ्रांस ने करके उन्हें जीत दिला दी तो एक ही साधे सब सधे, एक ही बार में तय हो जाएगा कि पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर कौन है। तो इसलिए फ्रांस के कार्डिनल प्रधानमंत्री ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और 35 से लेकर 48 तक 13 वर्षों तक सबसे लंबा पीरियड है इस युद्ध का, जिसे फ्रेंच काल कहा जाता है। इस काल में फ्रांस ने प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व किया और युद्ध को आगे ले गया। 1648 में 30 वर्षों तक लड़ते लड़ते दोनों पक्ष थक गए थे, न तो किसी की हार हो रही थी न किसी की जीत हो रही थी। तो ऐसे में पहल हुई दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे, और 1648 में एक संधि से इस 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ। वह संधि थी वेस्टफेलिया की संधि, और इस संधि से यूरोप का राजनीतिक और धार्मिक संतुलन बदल गया। फ्रांस और स्वीडन को की महत्ता बढ़ी यूरोप में। अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस 30 वर्षीय युद्ध पे किन विषयों पर आप विवरण चाहते हैं, तो मैं उन विषयों पर एपिसोड बनाऊंगा। एक सूचना और दे दूं, 101वां अंक होगा इसके बाद का अंक, और उससे हम भारतीय इतिहास पर भी, आधुनिक भारतीय इतिहास पर भी
चर्चा शुरू करेंगे तो मैं एक एपिसोड आधुनिक भारतीय इतिहास पर और शुरू करूंगा 101वें वीडियो से। और अगर आपके फीडबैक आते रहे तो मैं इस सिलसिले को भी बीच में यूरोपियन हिस्ट्री वाले सिलसिले को या वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सिलसिले को भी आगे ले जाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने मित्रों से साझा करें। धन्यवाद।